गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक इतिहास में कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो सिर्फ मुकदमे का निपटारा ही नहीं करते बल्कि आने वाले दशकों की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। मोटर दुर्घटना दावों में एमएससीटी में एक ऐसा ही युगांतकारी ऐतिहासिक फैसला है। वर्मा एवं अन्य, दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य, 15 अप्रैल 2009, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस लैंडमार्क जजमेंट से पहले पूरे भारतवर्ष में दावा अधिकरणों और उच्च न्यायालयों में जो मुआवजे की गणना को लेकर भारी विसंगतियां थीं। समान तथ्यों, समान आयु, समान आय होने के बावजूद भी विभिन्न अदालतों के मुआवजे का निर्धारण न्यायाधीशों की अलग अलग धारणाओं पर आधारित था। इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आइडियल पैमाना, एक आइडियल मापदंड तैयार किया गया और इस फैसले के जरिए मल्टीप्लायर, जिसको हम गुणक का सिद्धांत कहते हैं, उसके सिद्धांत इसमें बताए गए। आज के इस मुकदमे में जो प्रकरण के तथ्य क्या थे, विवाद का मुख्य कारण क्या था और इसमें क्या सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सारी जानकारी, इस पूरे जजमेंट को मैंने डिजिटल ई बुक में आप लोगों के लिए लिख कर रखा है। उसकी सरल व्याख्या मेरे द्वारा स्पेशल तौर पर की गई है। आगे की जानकारी मैं आपको उसी डिजिटल ई बुक के अंदर से दूंगा। डिजिटल ई बुक की लिंक मेरे द्वारा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां जाकर खरीद भी सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं इसके गुणक में जो विभिन्नता थी, विभिन्न न्यायालयों में जो फैसले दिए थे, उसकी विभिन्नता पर आपको एक प्रकाश डाल दूं कि ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा 22 का गुणक इसमें लिया गया था, उच्च न्यायालय के द्वारा इसमें 13 का गुणक लिया गया और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें 15 का गुणक लिया गया। अब आगे की जानकारी मैं आपको डिजिटल ई बुक के अंदर से देता हूं। आइए सर, लेट्स गो। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य दिनांक 15 अप्रैल 2009, यही हमारे वीडियो का भी टाइटल है और यही हमारी डिजिटल ई बुक का भी टाइटल है। इसमें सर डिस्क्लेमर भी लिखी हुई है, विषय सूची भी है, प्रस्तावना भी है। इसमें तकरीबन 41 के समथिंग अध्याय हो चुके हैं। अभी मैं सीधे मुद्दे की बात पर लेकर आपको चलता हूं। यहाँ पर हम आ चुके हैं और ये निर्णय जो है सर, मैंने पूरा उसी के अंदर से इसमें लिखा हुआ है। तो इसका पैरा क्रमांक 2 में पढ़ देता हूं, जिससे आपको इसका जो प्रकरण के तथ्य हैं वो आपको पता लग जाएंगे। राजेंद्र प्रकाश की मृत्यु 18 अप्रैल 1988 को दिल्ली परिवहन निगम की बस संख्या DLP 829 में हुई एक मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी। दुर्घटना और असामयिक मृत्यु के समय मृतक की आयु 38 वर्ष के लगभग थी। वे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत थे, जहां उन्हें 3,402 रुपए का मासिक वेतन प्राप्त होता था और अन्य लाभ प्राप्त होते थे। उनकी विधवा, 3 नाबालिग बच्चे और माता पिता भी थे और दादा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, ने नई दिल्ली स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष 16 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की थी, जिन्हें आईसीएआर के एक अधिकारी, जिन्हें चौथे गवाह के रूप में पेश किया गया था, ने गवाही दी थी कि आईसीएआर में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है और मृतक को उनकी मृत्यु के समय 4,004 रुपए प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है। ये तो सर इसका जजमेंट, इसका फैक्ट हो गए। अब इसी जजमेंट का जो पैरा क्रमांक है, मैंने जो आपको बताया था, पैरा क्रमांक 3 में ट्रिब्यूनल ने माना कि असामयिक मृत्यु के कारण सेवा की हानि 22 वर्ष थी, इसलिए ट्रिब्यूनल ने 22 के गुणक का प्रयोग करते हुए परिवार की आश्रितता की हानि 5,94,000 रुपए निर्धारित की। इसी प्रकार से हाई कोर्ट ने जो है कि मृतक की आयु को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने 13 का गुणक इसमें चुना और कुल मुआवजा 7,19,600 रुपए इसमें निर्धारित किया गया और दावा याचिका की तिथि से 6% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से भी ब्याज इसमें दिलाए जाने का आदेश किया गया। मामला यहां से भी असंतुष्ट होकर सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। पक्षकारों के द्वारा जो विभिन्न इसमें मुद्दे उठाए गए वो पैरा क्रमांक 6 में इसमें बताए गए हैं। क्या मृतक की आय निर्धारित करने में भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखा जा सकता है? यदि हाँ, तो क्या दावा कार्रवाई या उससे संबंधित अपीलों के लंबित रहने के दौरान हुए वेतन संशोधनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए? दूसरा मुद्दा इसमें उठाया गया, क्या मृतक के व्यक्तिगत और जीवन व्यय के लिए कटौती अपीलकर्ताओं द्वारा बताए गए अनुसार 1/4 से कम होनी चाहिए या प्रतिवादियों द्वारा बताए गए अनुसार 1/3 होनी चाहिए? तीसरा है
क्या उच्च न्यायालय ने गुणक को 13 का गुणक लेने में गलती की थी, और मुआवजा क्या होना चाहिए? ये 4 मुख्य मुद्दे इसमें उठाए गए। उसके बाद इसमें जो अगला पैरा मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है, मैं स्क्रॉल करके उसी ओर ले जा रहा हूँ। पैरा क्रमांक 9 में जो बताया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि मृत्यु के मामले में मुआवजे का आकलन करने के लिए दावेदारों को मूलतः केवल 3 तथ्य स्थापित करने होते हैं। 3 तथ्य में कौन कौन से? नंबर 1 उसमें बताया गया कि मृतक की आयु, दूसरा मृतक की आय, और तीसरा आश्रितों की संख्या, मतलब उस पर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनकी संख्या। ये मुआवजे के आकलन करने के लिए दावेदार को मूलतः ये 3 चीजें साबित करना चाहिए। इसी प्रकार आश्रित आश्रित जो हैं उस पर जो डिपेंडेंट हैं उनकी हानि का निर्धारण करने के लिए न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मुद्दों में नंबर 1 है आय की गणना के लिए किए जाने वाले जोड़ या घटाव। नंबर दूसरा है मृतक के व्यक्तिगत जीवन व्यय के लिए की जाने वाली कटौती, और नंबर तीसरा है मृतक की आयु के संदर्भ में लागू किए जाने वाला गुणक। यदि इन निर्धारकों को मानकीकृत कर दिया जाए तो निर्णय में एक रूपता और स्थिरता आएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जजमेंट के पैरा क्रमांक 9 में बताया गया, और मुआवजे का निर्धारण निम्नलिखित सुस्थापित चरणों के अनुसार करना चाहिए। ये माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें बताया गया। चरण 1, चरण 2 और चरण 3 जो ऊपर बताए गए थे कि मृतक की वार्षिक आय निर्धारित की जानी चाहिए। उक्त आय में से मृतक द्वारा स्वयं पर किए जाने वाले व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह व्यय की राशि घटा दी जानी चाहिए। शेष राशि जिसे आश्रित परिवार के लिए अंशदान माना जाता है गुणक कहलाती है। ये चरण नंबर 1 में बताया गया। चरण नंबर 2 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया गुणक का निर्धारण में कि मृतक की आयु और सक्रिय जीवन काल को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त गुणक का चयन किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि दुर्घटना न होने की स्थिति में मृतक कितने वर्ष जीवित रहता था या कार्य करता था इसका निर्धारण किया जाए। जीवन में अनेक अनिश्चितताओं और आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय द्वारा आयु के संदर्भ में गुणकों की एक तालिका तैयार की गई। मृतक की आयु के संदर्भ में उक्त तालिका से गुणक का चयन किया जाना चाहिए। ये चरण क्रमांक 2 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया। और तीसरे चरण में बताया गया वास्तविक गणना। परिवार के वार्षिक योगदान गुणक को ऐसे गुणक से गुणा करने पर परिवार को होने वाली निर्भरता की हानि प्राप्त होती है। ये 3 चरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें बताए गए। इसके बाद संपत्ति की हानि के रूप में 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की मानक राशि जोड़ी जा सकती है। यह भी इसमें स्पेशली तौर पर बताया गया। यदि मृतक की विधवा जीवित है तो वैवाहिक संबंधों की हानि के मद में 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक की एक मानक राशि जोड़ी जा सकती है। इसी प्रकार मृतक के कानूनी वारिसों को कोई पीड़ा, कष्ट या कठिनाई के मद में कोई राशि प्रदान की जाएगी। यह भी इसमें बताया गया। अंतिम संस्कार का खर्च, शव के परिवहन की लागत यदि हुई तो मृत्यु से पहले मृतक के किसी भी चिकित्सा उपचार की लागत हुई हो वो भी इसमें जोड़ा जाएगा। जो मेडिकल बिल या हॉस्पिटल में भर्ती रहे सारा खर्चा उसमें आता है। प्रश्न एक भी इसमें था कि भविष्य की संभावनाओं के लिए आय में वृद्धि के बारे में बताया गया था कि मृतक की वास्तविक आय में से घटाकर मुआवजे की गणना शुरू करने के लिए आधार मानी जानी चाहिए। इसमें प्रश्न जो बताया गया था यह है कि क्या मृत्यु के समय की वास्तविक आय को आय माना जाना चाहिए। इसमें स्पेशली तौर पे डिसाइड किया गया था या भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ अतिरिक्त राशि जोड़ी जानी चाहिए। सुषमा थॉमस मामले में इस न्यायालय ने माना कि जीवन और करियर में उन्नति की भविष्य की संभावनाओं को धन के संदर्भ में ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि आश्रित को दी जाने वाली वार्षिक आय को बढ़ाया जा सके। इसमें स्पेशल तौर पर बताया। और जहां मृतक के पास एक स्थिर नौकरी होती है और उसकी स्थिर आमदनी होती है वहां न्यायालय भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रख सकता है और मृत्यु के समय मृतक की वास्तविक आय के आधार पर आश्रितों के नुकसान का अनुमान लगाना अनुचित होगा। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें बताया गया। उस मामले में मृत्यु के समय 39 वर्ष की आयु के मृतक का वेतन 1,032 रुपए प्रति माह या भविष्य की संभावना से संबंधित साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय का मत था कि व्यक्तिगत जीवन व्यय घटाने से पहले सकल आय के रूप में मासिक आय का उच्च अनुमान 2,000 रुपए लगाया जा सकता है सुषमा थॉमस के फैसले का अनुसरण। तो सरला दीक्षित बनाम बलवंत यादव 1996 3 ACC 179 में किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इन दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का भी इसमें हवाला दिया गया। इसी को आगे बताते हुए अब मैं आपको मुख्य बात की ओर लेकर चल रहा हूं सर। ये काफी लंबा जजमेंट है, तकरीबन 40 पेज का जजमेंट है, लेकिन मुख्य बातें मैंने इसमें आप लोगों के लिए हाईलाइट करके रखी हुई हैं और एक सरल व्याख्या भी मैंने इसमें की है जो मैं अभी जस्ट आपको आगे बताऊंगा। अब इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो अंतिम मत है मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये जजमेंट का सर जो है
पेरा क्रमांक, ये जजमेंट का पेरा क्रमांक 25 है सर। पेरा क्रमांक 25 में कि अतः हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया कि न्याय संगत होगा, यह मानना न्याय संगत होगा कि यदि मृतक के व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह व्यय के रूप में 1/5वां हिस्सा काट लिया जाए, 1/5वां हिस्सा। इस कटौती के बाद परिवार मतलब जितने भी उनके ऊपर डिपेंडेंट थे के लिए अंशदान 57,658 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित किया जाता है। मृतक की मृत्यु के समय आयु 38 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 15 का गुणक होगा, ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया। अतः आश्रितों की कुल हानि 57,658 गुणित 15 मतलब 8,64,870 रुपए होगी। ये इस मुद्दे पर डिसाइड किया गया। पैरा क्रमांक 26 में बताया गया, इसके अतिरिक्त दावेदारों को संपत्ति की हानि के मद में 5,000 रुपए और अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपए मिलेंगे। दोनों के लिए 5-5 हजार रुपए इसमें बताए गए। विधवा को वैवाहिक संबंधों की हानि के रूप में 10,000 रुपए इसमें बताए गए। इस प्रकार कुल 8,64,870 रुपए होंगे। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 7,19,600 रुपए घटाने के बाद कुल मुआवजा 1,65,246 रुपए होगा। ये पैरा क्रमांक 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया। तो पैरा क्रमांक 27 में बताया गया, अतः हम अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं। अपीलकर्ताओं को पहले से दिए गए मुआवजे के अतिरिक्त 1,65,246 रुपए की राशि प्राप्त होगी, जिस पर याचिका की तिथि से भुगतान की तिथि तक 6% की दर से ब्याज भी लगेगा। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें डिसाइड किया गया। ये पूरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, जो डिजिटल ई बुक में सर मैंने आपके लिए पूरा इसमें लिखा हुआ रखा है और मुख्य जगहों को इसको मैंने हाईलाइट भी किया। उसी के अंदर से मैंने आपको पूरी संपूर्ण जानकारी दी है। इसकी और भी सरल व्याख्या मैंने इसमें नीचे की हुई है। तो सरल व्याख्या की ओर बढ़ते हैं हम। इसमें प्रकरण के जो मुख्य तथ्य हैं मैंने आपको बता दिए। अब इसमें विवाद का जो मुख्य कारण है कि प्रकरण में मुख्य विवाद का, ये सरल व्याख्या है सर जो मेरे द्वारा की गई है इस प्रकरण की, बिल्कुल आसान शब्दों में, ताकि हर एक आम व्यक्ति को भी समझ में आ जाए। उसके बाद भी इसको एक सरल उदाहरण के साथ मैं आपको अभी समझाऊंगा। मैं पहले आपको इसकी सरल व्याख्या में बता दूं। प्रकरण में मुख्य विवाद यह था कि देश भर के विभिन्न ट्रिब्यूनल समान तथ्यों पर अलग अलग और असंगत मुआवजा तय कर रहे थे। ये वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था। तो इसकी वजह से जो अनिश्चितता पैदा हो रही थी, आय की गणना, व्यक्तिगत खर्चों में कटौती, गुणांक का चयन, इन सब में जो है कि अनियमितता आ रही थी, विसंगतियां आ रही थी। और विभिन्न अदालतों के जो निर्णय, इसमें ट्रायल कोर्ट का निर्णय, दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, ये मैं आपको सर बता चुका हूं। अब हम इसमें सीधे पहुंचते हैं प्रतिपादित कानूनी सिद्धांत। सिद्धांत नंबर 1, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का पैमाना। यदि मृतक के पास स्थायी नौकरी, स्टेबल जॉब थी और आयु 40 वर्ष से कम थी तो उसकी वास्तविक आय में 50% जोड़ा जाएगा। यदि मृतक 40 से 50 वर्ष के बीच थी तो 30% जोड़ा जाएगा। यदि आयु 50 वर्ष से अधिक थी तो भविष्य की संभावनाओं के लिए 0% वृद्धि होगी, मतलब कोई उसको नहीं दिया जाएगा। 50 साल की उम्र को आखिरी बता दिया। सिद्धांत नंबर 2, आश्रितों की संख्या के आधार पर व्यक्तिगत कटौती। 2 से 3 आश्रित होने पर कुल आय में से 1/3 की कटौती होगी। 4 से 6 आश्रित होने पर कुल आय में से 1/6 की कटौती होगी। 6 से अधिक आश्रित होने पर कुल आय में से 1/5 की कटौती होगी। यदि मृतक अविवाहित था, सामान्यतः 50% मतलब 1/2 की कटौती विशेष परिस्थितियों में 1/3 की भी हो सकती है। सिद्धांत नंबर 3, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो बताया गया, आयु आधारित निश्चित गुणांक, द मल्टीप्लायर टेबलेट। सर्वोच्च न्यायालय ने सुषमा थॉमस 1994, त्रिलोकचंद 1996, चार्ली 2005 के सिद्धांतों का समन्वय करते हुए अधिकतम 18 की सीमा तय की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 36 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लिए 15 का गुणक ही विधिक रूप से अचूक और मानकीकृत है। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सिद्धांत नंबर 3 में बताया गया। और इसमें जो विधिक निष्कर्ष अंत में निकला, इस बात का अंतिम निष्कर्ष की उचित मुआवजा, जस्ट कंपनसेशन, कोई दान, उदारता या लाभ कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह पीड़ित परिवार को उस आर्थिक स्तर पर वापस लाने का एक वस्तुनिष्ठ विधिक साधन है जहां वे मृतक को जीवित रहने पर होते। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया। और इसी प्रकार से इसमें जो है कि मैंने यहाँ पर सर आपको इस मुकदमे की मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। तो सर मैंने आपको जजमेंट के अंदर से अनुवाद करके पूरी बता दी, लेकिन इस जजमेंट का अध्ययन मेरे द्वारा सन 2022 में भी किया गया था। 15 अगस्त 2022 को मेरे द्वारा किया गया था।
और उसका मैंने पूरा नोट्स इसमें बनाया था। उस समय तो मेरा ना कोई चैनल था और ना कोई भी मुझे ये पता था कि भविष्य में मैं कभी यूट्यूब का चैनल पे वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। ये मैंने कोर्ट प्रैक्टिस के लिए महत्वपूर्ण नोट्स इस जजमेंट के तैयार किए थे, उसको इस रजिस्टर में नोट किया था मैंने। उसी नोट्स के अंदर से इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों की भी मैं आपको कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ कि इसमें एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर परिजनों को कितना मुआवजा मिलेगा, ये इसमें मैंने लिखा था। और उसके बाद जो मुआवजे की गणना करने के लिए जो है कि इसमें 6 मामले निर्धारित किए गए थे, जिसमें नंबर 1 है एज की आयु, मतलब आयु का निर्धारण, आय का निर्धारण, खर्चों की कटौतियां, मल्टीप्लायर का निर्धारण, भविष्य की वृद्धि को जोड़ना और दाह संस्कार की रकम। ये कुल 6 इसमें पॉइंट इसमें डिसाइड किए जाएंगे। जिसमें एज का जो निर्धारण किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा, ये एक प्रैक्टिकल बात है सर। जो इस जजमेंट के अंदर मैंने आपको पढ़कर बताई वो अलग है, ये मैं आपको एक व्यवहारिक तरीके से इसकी जानकारी आपको दे रहा हूं कि आयु के निर्धारण में सबसे पहले मृतक की एज निर्धारित करेंगे। अब एज कैसे निर्धारित करेंगे, तो दूसरा पॉइंट है कि इनकम का निर्धारण, ये सब जब सामने आ जाएगा। और तीसरा है खर्चों की कटौतियां, चौथा मल्टीप्लायर, पांचवा भविष्य की वृद्धि, ये सब जोड़ा जाएगा। तो इन दोनों की जो गणना है ये सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 2009 के अनुसार हमें की जाएगी। अच्छा, एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध प्रणय सेठी है सर 2017 का भी। वैसे हमारा मुख्य टॉपिक तो यही है सरला वर्मा वाला जो प्रकरण है 2009 का, लेकिन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो भविष्य की संभावना है वो इन दोनों जजमेंटों के आधार पर तय की जाती हैं। मल्टीप्लायर का सिद्धांत सरला वर्मा 2009 के केस से लिया जाता है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का सिद्धांत जो है वो प्रणय सेठी 2017 के प्रकरण में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए उसी अनुसार लिया जाता है। ये जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध प्रणय प्रणय सेठी 2017, इसकी भी थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। उसके बाद हम फिर वापस सरला वर्मा के प्रकरण पर आएंगे। इसके आधार पर भविष्य की वृद्धि का निर्धारण करेंगे और उसमें रकम जोड़ेंगे। अब वर्मा का सर जो प्रकरण है इसमें जो 6 जो बातें बताई गई हैं, आयु का निर्धारण, आय का निर्धारण, खर्चों की कटौतियां, मल्टीप्लायर का निर्धारण, भविष्य की वृद्धि को जोड़ना और दाह संस्कार आदि की रकम, इन 6 का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा सरला वर्मा के प्रकरण में। तो इसमें नंबर 1 है एज को हम किस प्रकार से लेंगे कि हम सही आय तक पहुंच सकें। तो उसके लिए एज के निर्धारण के लिए स्कूल का सर्टिफिकेट देखा जाएगा। दूसरा, ग्राम पंचायत या नगर पालिका का एज बाबत सर्टिफिकेट होता है, उसको भी देखा जा सकता है। तीसरा है जो लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उन सर्टिफिकेट को देखा जाएगा, उसमें भी उनकी आयु लिखी रहती है। चौथा है इनके आधार पर उसकी उम्र का निर्धारण आप कर सकते हैं। पांचवा है जो परिजन होते हैं उनके बयान भी कोर्ट में दर्ज होते हैं, वो भी एक आधार होता है। जो मौखिक बयानों के आधार पर भी कोर्ट में पता चल जाता है कि इनकी आयु लगभग इतनी थी। छठा है अगर किसी व्यक्ति का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड जो भी है इत्यादि कार्ड में उसकी आयु लिखी हुई होती है, तो उसकी एज उस आधार पर भी कोर्ट उसकी उम्र का निर्धारण कर लेते हैं। तो ये एक तरीका हो गया कि उसकी आयु का जो निर्धारण का मसला पैदा होगा तो आयु का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि एज का निर्धारण करने के बाद उसकी इनकम का निर्धारण किया जाएगा। अब इनकम के निर्धारण में सर किन बातों का ध्यान रखा जाएगा कि टोटल मासिक इनकम कितनी है, उसको देखने के लिए नंबर 1 है अगर उसकी कोई परमानेंट जॉब है जैसे कि नौकरी है तो उसके डिपार्टमेंट में पे स्लिप होती है, तो उस पे स्लिप के आधार पर उसकी आय का निर्धारण कर लिया जाएगा। नंबर दूसरा है अगर किसी कंपनी में या दूसरे शोरूम में नौकरी करता है तो वहां से पे स्लिप प्राप्त हो जाएगी, उसके आधार पर उसकी आय का निर्धारण हो जाएगा। तीसरा है अगर उसका खुद का बिजनेस है या वो कोई कंपनी चलाता है, फर्म चलाता है या अन्य कोई इंस्टीट्यूट चलाता है तो वहां उसका जो भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है, फर्म या इंस्टीट्यूट में जो भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है तो उसके आधार पर उसकी इनकम का आकलन कर सकते हैं। ये इसमें तीसरी बात हो गई। ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात बता रहा हूँ सर, जो जजमेंट्स का अध्ययन करने के बाद और देखने, सुनने और समझने के बाद जो चीजें निकल कर आई हैं वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। इसकी सरल व्याख्या जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इतनी सूक्ष्म तब व्याख्या मैंने करके रखी थी 2022 में की थी सर, 22 से 23, 24, 25, 26, लगभग 4 साल पहला मैंने इसकी स्टडी की थी, जो आज मुझको आप लोगों को बताने में काम आ रही है। मेरा भी नॉलेज बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी सीखने को मिल रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। चौथा है अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है, कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, अब क्या किया जाएगा सब, तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट
कि लेबर लेखा डिपार्टमेंट के द्वारा मिनिमम वेजेस एक्ट घोषणा की जाती है। ये वेजेस एक्ट क्या है सर? ये इसका मिनिमम वेजेस एक्ट का मतलब है न्यूनतम मजदूरी। न्यूनतम मजदूरी में भी 3 क्लासें बताई गई हैं। 3 क्लास में नंबर 1 क्लास है स्किल्ड लेबर, दूसरा सेमी स्किल्ड, और तीसरा है अगर इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब हम स्किल्ड को समझ लेते हैं। ये आय के निर्धारण में माननीय कोर्ट में जज साहब के द्वारा इसका पूरा डिटेल के साथ उल्लेख किया जाता है। जैसे कि लेबर स्किल्ड को हम देख लेते हैं, तो जिसके पास कुछ सर्टिफिकेट होता है, कुछ स्किल उसके पास होती है, जिसे वह जैसे वो कोई प्लम्बर है या कोई इलेक्ट्रिशियन है या उसने कोई मोची का कार्य है या वह दर्जी है, तो इस तरह की कोई स्किल उसके पास होती है जिसके आधार पर उसकी इनकम को जनरेट क्या करना होता है। मतलब एक तो आधार ये हो गया उसकी योग्यता के आधार पर कि वो क्या काम करता है, तो उससे अंदाजा लगाया जाएगा। दूसरा है सेमी स्किल्ड होते हैं, जैसे बहुत अच्छे कारीगर तो नहीं है लेकिन कुल कुछ स्किल उनके पास है, तो सेमी स्किल उनको माना जा सकता है। मतलब ना तो दर्जी है, ना प्लम्बर है, ना इलेक्ट्रिशियन है, लेकिन कुछ योग्यता उनके पास है, तो उनको सेमी स्किल्ड माना जा सकता है। ये दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति जो होगी सर इसमें, अगर इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसने कोई पढ़ाई भी नहीं की, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, बिल्कुल अंगूठा छाप है, अनपढ़ व्यक्ति है, तो फिर उसको नॉन स्किल्ड फील्ड में डाला जा सकता है। ना तो वो स्किल्ड में माना जाएगा, ना सेमी स्किल्ड में माना जाएगा, उसको नॉन स्किल्ड, ये तीसरी कैटेगरी इसमें बताई गई है। यानी उसको एक सामान्य मजदूर की कैटेगरी में लेकर उसकी मिनिमम वेजेस एक्ट गवर्नमेंट मानती है, उसके आधार पर न्यायालय उसकी इनकम का निर्धारण करती है। ये तीनों स्थितियां हो गई। पहले तो कोर्ट प्राथमिकता से जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो दस्तावेज साक्ष्य देता, उन्हीं को कोर्ट देखती है और उन पर विचार करती है। अगर कोई दस्तावेज नहीं है तो उसके परिजनों के मौखिक बयान को देखा जाता है, और मिनिमम वेजेस एक्ट की सरकार की घोषणा, उनके आधार पर इनकम का निर्धारण फिर उसके बाद कोर्ट के द्वारा किया जाता है। इसमें दो बेसिक पॉइंट हैं सर। जो बेसिक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आयु का निर्धारण करने और इसके बाद उसकी इनकम का निर्धारण करते हैं, तो इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं। अब इस एग्जांपल में सर जो लिया गया है, इस एग्जांपल में प्रणय सेठी का भी मामला को शामिल किया गया है। तो ये इसके ऊपर मैं फिर आपको एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा सर, उसमें बताऊंगा। क्योंकि जो एग्जांपल मैंने इसमें लिया था कि मान लीजिए कि हम एक ऐसे युवक की डेथ होना, मृत्यु होना मानते हैं जिसकी उम्र 25 वर्ष निर्धारित करते हैं, और हम न्यूनतम मजदूरी के आधार पर 5,000 की मासिक आय मान लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल को लेकर इसमें सरला वर्मा का प्रकरण और प्रणय सेठी जिसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, दोनों को लागू करके मेरे द्वारा पूरा जानकारी डिटेल में इसमें लिखी गई है। क्योंकि वीडियो सर काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस उदाहरण के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मल्टीप्लायर का सिद्धांत भी लागू किया गया है, और प्रणय सेठी का जो जजमेंट है उसके ऊपर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को भी लागू करके लाइव में आपको दिखाऊंगा निकालकर नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को और शेयर कर लेता हूं मैं आपको। जैसे कि अब इसमें हमारे दिमाग में एक प्रश्न ये भी उठता है कि 70 साल की उम्र होगी तो क्या होगा, 15 साल की उम्र होगी तो क्या होगा। तो यहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि 15 साल से कम का मृतक है तो उसमें कोई भी मल्टीप्लायर नहीं लागू होगा, ये इसमें बताया गया है। और 70 साल से ज्यादा की उम्र वाले का व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसमें भी मल्टीप्लायर लागू नहीं होगा, मतलब कोई गुणक लागू नहीं होगा। 15 और 70 इन दोनों स्थितियों में, इनके बीच में जो आयु होगी उस पर मल्टीप्लायर का सिद्धांत लागू होगा। क्योंकि सरला वर्मा के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 15 साल का जो बच्चा होता है कुछ भी कमाने योग्य नहीं होता है और उसकी कोई भी इनकम नहीं मानी जा सकती, तो मल्टीप्लायर उसमें नहीं लगाएंगे। ये सरला वर्मा के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया है। इसी तरह 70 साल का व्यक्ति होने के बाद भी बुजुर्ग अवस्था में आ जाता है और उसकी भी कमाने योग्य उम्र नहीं मानी जाती है, इसलिए केवल 15 से 70 साल के बीच में जो ग्रुप है उसी में अगर मृतक की उम्र आती है तो मल्टीप्लायर का सिद्धांत इसमें लागू होता है। तो इस मामले में एज मानी जाती है 25 वर्ष, जो उदाहरण है। तो सर उदाहरण को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें मैंने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के आधार पर उसको भी लागू किया है। प्रणय सेठी और सरला वर्मा दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ, सरल उदाहरण के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। आज के वीडियो में सर इतनी ही जो महत्वपूर्ण जानकारी थी सरला वर्मा 2009 के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के केस से रिलेटेड मैंने आपको प्रदान कर दी है। जो जजमेंट में दी थी उस जजमेंट के अंदर से मैंने आपको पढ़कर समझाया, सरल व्याख्या भी मैंने बताई,
और उसकी स्टडी जनरली हम जो कोर्ट जजमेंटों को देखते हैं उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष मैंने निकाले थे, जो तकरीबन 4 साल पहले मैंने मेरा रजिस्टर में नोट करके रखे थे। उसी के अंदर से मैंने आपको जानकारी दी है। तो इस तरीके से उम्मीद है सर आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है, बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है। आज भी मल्टीप्लायर का सिद्धांत, जो गुणक का सिद्धांत है, वो इसी के आधार पर लागू होता है। इसमें पूरी पूरी तालिका दी गई सर। मैं आपको बता दूं, तालिका तो मैं आपको बता ही देता हूँ, वो तो रह ही गई सर बताना। वो तालिका की जो लिस्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मल्टीप्लायर के जो निर्धारण के लिए तालिका जो बनाई गई है कि 15 से 20 साल है तो 18 का गुणक लागू होगा, 20 से 25 साल में 18 का गुणक, 26 से 30 में 17 का गुणक, 31 से 35 में 16 का गुणक, 36 से 40 में 15 का गुणक, 41 से 45 में 14, 46 से 50 में 13 का गुणक, 51 से 55 में 11 का गुणक, 56 से 60 में 9 का गुणक, 61 से 65 में 7 का गुणक, 66 से 70 में 5 का गुणक लागू होगा। ये सरला वर्मा विरुद्ध देहाती म्युनिसिपल काउंसिल 2009 में सर ये बताया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी रह गई थी जो कि मैंने आपको ये भी बता दी है। ये सभी जानकारियां डिटेल में सर मैंने डिजिटल ई बुक में आप लोगों के लिए दे दी हैं। ये एक डिजिटल ई बुक, एक नोट्स है, एक पीडीएफ है। इसमें तकरीबन 40-41 के समथिंग अध्याय हो चुके हैं, और ये मैं एक किसी समस्या को फोकस करके उसके समाधान को करते हुए डिजिटल ई बुक और वीडियो में तैयार करता हूँ। क्योंकि अक्सर हमारे सामने जब परिस्थितियां पैदा होती हैं, हमारे पास में अगर कोई क्लाइंट भी आता है एक्सीडेंट क्लेम का लेकर, तो अक्सर हमसे एक ही सवाल पूछता है कि वकील साहब इसमें हमें कितना क्लेम प्राप्त होगा, तो हम उसका अनुमान कैसे लगाएं। तो उसके लिए हमें सरला वर्मा 2009 के लैंडमार्क जजमेंट में जो मल्टीप्लायर का सिद्धांत लागू किया गया उसकी तालिका के अनुसार गुणक करके उसमें उसकी राशि निकालना होगी। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की भविष्य की जो संभावनाएं हैं उनको हम प्रणय सेठी के जजमेंट के आधार पर, जो सिद्धांत बताए गए उसके आधार पर हम लेंगे। अब मैंने इसके लिए एक 25 वर्ष की आयु के व्यक्ति की मृत्यु को उदाहरण स्वरूप मैंने इसमें नोट्स बना के रखा हुआ है, जिसमें सरला वर्मा और प्रणय सेठी दोनों को ही लागू करके उसका पूरा मैंने मल्टीप्लायर के सिद्धांत और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के सिद्धांत लागू करके उसमें गुण निकाल, उसमें अंतिम जो एक एग्जाम्पल के तौर पे कि इस प्रकार से इसमें राशि निकाली जाएगी। तो वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊंगा, जिसमें दोनों जजमेंटों को शामिल करते हुए उसमें किस प्रकार से निकाला जाएगा उसके बारे में जानकारी दूंगा। आज मैंने आपको मल्टीप्लायर के सिद्धांत के बारे में जानकारी दी है, तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो सर पसंद आया होगा। ये सारी जानकारी डिजिटल ई बुक में लिखी हुई है, और उससे भी हटके बहुत कुछ जानकारियां हैं जो हमें डेली कोर्ट प्रैक्टिस के दौरान उपयोग में आती हैं, और विभिन्न प्रॉब्लम्स हम जिसको सॉल्व कैसे करें उनको अध्याय बनाकर डिजिटल ई बुक में मैंने शामिल किया हुआ है। उनके ऊपर स्पेशल वीडियो भी सर मैं मेरे चैनल पर बना चुका हूं। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिजिटल ई बुक की लिंक भी मेरे द्वारा दे दी जाती है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां जाकर खरीद सकते हैं। ये जो वीडियो बनाया है इसकी भी डिजिटल ई बुक की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। मात्र 299 इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आप किसी को आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां जाकर खरीद भी सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।